16 मई 1987 की दोपहर दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर वीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना है। चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा लपेटे पसीने से तरबतर वीपी सिंह अपने सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ दिन पहले ही वीपी की मां का निधन हुआ था और उन्होंने सिर मुंडवाया था। राजीव गांधी ने भाषण देना शुरू किया। आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच में मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे, भारत को बेचने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। उनको हम करारा जवाब देंगे। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे। राजीव गांधी का इशारा साफ था, वीपी अपमानित हुए। वो तत्काल रैली छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद ही वीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव गांधी को पीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भारत के 7वें पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 18 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन में हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके जरिए इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होवित्जर तोप सप्लाई की जानी थी। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कंपनी ने रिश्वत दी थी। इसके पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने राजीव गांधी की सहमति के बिना एक दूसरे रक्षा सौदे में जांच शुरू करवा दी थी। देवाशीष मुखर्जी लिखते हैं कि वीपी सिंह को जानकारी मिली थी कि HDW सबमरीन सौदे में गड़बड़ी हुई है। वीपी ने तत्कालीन रक्षा सचिव को बुलाकर इस डील की जांच करने को कहा। जब ये बात बाहर आई तो राजीव गांधी नाराज हुए। कांग्रेस के अंदर ही वीपी सिंह के खिलाफ बात होने लगी और पार्टी के सांसद खुलकर उनका विरोध करने लगे। इसके चलते वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन बाद बोफोर्स कांड का भी मुद्दा गर्म हो गया और वीपी सिंह मुखर होकर राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे। इसके चलते उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और वीपी सिंह ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। 1988 में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया। वीपी सिंह ने बोफोर्स कांड के दम पर 1989 का चुनाव लड़ा और हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। वीपी सिंह ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चला करते थे। वो भाषण देते हुए कहते कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा है। 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली में वीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया। इसके अगले दिन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा कि स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के इस खाते का नंबर 99921 PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले 3,20,76,709 स्वीडिश क्रोमर तब 8 करोड़ रुपए के आसपास जमा है। यह खाता लोटस के नाम पर है। वीपी सिंह ने चुनौती दी कि लोटस और राजीव गांधी का अर्थ एक ही होता है। अगर यह बात गलत निकली तो वो संन्यास लेने को तैयार है। हालांकि 17 दिसंबर 1988 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लेखक भवानी सेन गुप्ता फ्रॉम बोफोर्स टू बोफोर्टिस नामक आर्टिकल में लिखते हैं कि 10 नवंबर 1988 को वीपी सिंह संसद में नई संसदीय कमेटी बनाकर बोफोर्स कांड की जांच कराने की मांग करते हैं। लेकिन राजीव गांधी के स्विस अकाउंट की जानकारी को लेकर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस दावे को साबित नहीं कर पाएंगे।
1989 के लोकसभा चुनावों में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। नेशनल फ्रंट में शामिल जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम मोर्चे को 52 सीटें मिली। वहीं द्रमुक, असम गण परिषद, तेलुगु देशम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को 9 सीटें मिली। इन सीटों का जोड़ 289 होता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 ज्यादा थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं कि वीपी सिंह ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि बोफोर्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इसका फायदा वीपी सिंह और नेशनल फ्रंट को 1989 लोकसभा चुनाव में हुआ। देश की जनता चाहती थी कि वीपी सिंह ही अगले पीएम बने। बहुमत मिलने के बाद भी 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। 30 नवंबर 1989 को चंद्रशेखर अपने आवास 3 साउथ एवेन्यू लेन पर नंबूदरिपा, ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान ओडिशा भवन में भी एक बैठक चल रही थी। इसमें देवीलाल के सहारे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बन रही थी। इस बैठक में देवीलाल, अरुण नेहरू, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और ओडिशा के बीजू पटनायक मौजूद थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी सिंह एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। अगर वीपी सिंह को पीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। ये बात वहां मौजूद हर नेता को पता थी। इसके बाद देवीलाल ने चंद्रशेखर को ओडिशा भवन बुलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन मैं खुद करूंगा। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देख उनके सामने सबने हामी भर दी। चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में वीपी सिंह को पीएम बनाने की प्लानिंग की गई। अरुण नेहरू ने यह भी व्यवस्था बनाई कि ताऊ देवीलाल अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी न मिल पाए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जनता दल के उन नेताओं में से एक थे जो चंद्रशेखर का समर्थन करते थे। ऐसे में चौटाला अगर अपने पिता देवीलाल से कुछ कहते तो वो पुत्र मोह में आकर उसे करने के लिए तैयार हो जाते। 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। इनके अलावा खुद को प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे। चंद्रशेखर उस वक्त मलेरिया के बुखार से तप रहे थे। इस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी अफसर से नेता बने और चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी किताब रिलेंटलेस में इस वाक्य को लिखा है, जैसे ही संसदीय दल की बैठक शुरू हुई वैसे ही मधु दंडवते ने वीपी सिंह से प्रस्ताव रखने के लिए कहा। इस पर वीपी सिंह तेजी से खड़े हुए और हवा की रफ्तार से बोलने लगे। वीपी सिंह ने ताऊ देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। ये खबर हॉल के बाहर कान लगाए खड़े पत्रकारों तक पहुंच गई और देश दुनिया में देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। लेकिन ये खबर 10 मिनट भी नहीं टिक सकी। देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और माननीय वीपी सिंह का नाम तजवीज यानी कि सुझाव करता हूँ, क्योंकि देश वीपी को चाहता है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया और दंडवते ने वीपी सिंह के निर्वाचन की घोषणा कर दी। इस पर चंद्रशेखर खड़े हुए और अपना शॉल संभालते हुए बैठक से जाने के लिए चलने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, मुझे यह फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूं। चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी जिंदगी का कारवां में इस घटना के बारे में लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि मुझे यह महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआत ही बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था। 2 दिसंबर 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी सिंह के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वह अब उप प्रधानमंत्री के लिए अड़ गए थे। उनकी मांग वीपी सिंह ने पूरी की। सीमा मुस्तफा वीपी की जीवनी द लोनली प्रॉफिट वीपी सिंह अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती हैं कि देवीलाल ने शपथ पत्र में लिखे मंत्री पद को न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पढ़ा। इस पर वेंकटरमन ने उन्हें टोका, लेकिन देवीलाल पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के शपथ पत्र में मंत्री लिखा होता है। इसके बाद वीपी सिंह को पीएम बनाने की व्यूह रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को बड़े पदों का सुख मिला। अरुण नेहरू को वीपी सिंह ने अपनी सरकार में शामिल किया और वाणिज्य मंत्री का पद दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को वीपी सिंह ने लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया। इनके अलावा वीपी सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर वीपी सिंह ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। वीपी सिंह चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालते हैं, उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो जाता है। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती है, जिन्हें 5 अलगाववादी मिलकर अगवा कर लेते हैं। ये अलगाववादी मांग करते हैं कि हमीद शेख, शेर खां, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करें। इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया था। इस पर वीपी सिंह ने सईद से कहा था कि हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसी काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल अपनी किताब मैटर ऑफ डिस्क्रेशन में लिखते हैं कि लंबी बातचीत के बाद पीएम वीपी सिंह ने रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि तब और अब भी चौंकाने वाला लगता है। इसके बाद 10 दिसंबर 1989 को 5 आतंकियों को रिहा कर दिया जाता है और सईद की बेटी रुबैया वापस आ जाती है। इस मसले पर वीपी सिंह की छवि को काफी नुकसान हुआ और उनकी निंदा की जाने लगी। संतोष भारतीय कहते हैं कि वीपी सिंह ने यहां शुद्ध मानवीय भावनाएं दिखाई। इस घटना ने वीपी सिंह के प्रधानमंत्री करियर को लेकर साफ कर दिया कि उन पर दबाव डलवाकर कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर वीपी सिंह इस समझौते के लिए हामी नहीं भरते तो उनकी छवि बेहतर होती। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का परिवार ज्योतिष और हस्तरेखा पर काफी विश्वास रखता है। वीपी सिंह के पिता और बड़े भाई ज्योतिष पर काफी भरोसा जताते थे, यहाँ तक कि उनके पिता को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया के लेखक देवाशीष लिखते हैं कि वीपी सिंह का परिवार हर छोटे बड़े काम से पहले परिवार के ज्योतिषी से सलाह जरूर लेते थे, लेकिन वीपी सिंह इससे कतराते थे। वीपी सिंह कहते थे कि ये जो भविष्यवाणी करते हैं अधिकतर गलत निकलती है। वीपी सिंह की पत्नी सीता कुमारी सिंह के हवाले से देवाशीष लिखते हैं कि हमारे पारिवारिक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे पति कई ऊंचे पदों तक पहुंचेंगे, लेकिन कहीं भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक खास तरह की फर वाली टोपी पहनते थे। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई। वन्यजीव प्रेमियों का कहना था कि यह पश्मीना धागे से बनी है। दरअसल पश्मीना धागा हिमालय में पाई जाने वाली खास भेड़ों की खाल से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे जिन्ना टोपी के तौर पर भी देखते थे। पाकिस्तानी अभिजात वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली टोपी की पहचान भारत में जिन्ना टोपी के तौर पर बन गई थी।
इसके जरिए वीपी सिंह उन भारतीय मुस्लिमों से इमोशनल कनेक्ट करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें और उनकी पार्टी को वोट दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये टोपी वीपी सिंह का लकी चार्म था, ऐसा उनके आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा था। हालांकि वीपी सिंह ने कई मौकों पर इस विवाद को दबाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह फर नहीं बल्कि सिंथेटिक है, इसे बनाने में किसी जानवर से क्रूरता नहीं की गई है। फिर वीपी सिंह आखिर इसे क्यों पहनते हैं? इस पर वीपी सिंह कहते थे कि मेरे सिर पर प्राकृतिक चीजें यानी कि बाल थोड़ी पतली होती जा रही है, इसलिए मुझे इसे गर्म रखने के लिए कुछ कृत्रिम चीजों की जरूरत है। दोस्तों, जनता दल के ज्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में थे। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में तहलका मचा दिया। दरअसल इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। देबाशीष मुखर्जी द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 3 लोगों की अहम भूमिका थी। तत्कालीन कपड़ा मंत्री शरद यादव और समाज कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने सांसदों और मंत्रियों को इस मामले में लामबंद करने का काम किया, जबकि तब के समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव पीएस कृष्णन ने इस मसले में किन बातों को शामिल करना है उसकी तैयारी की। कुलदीप नैयर एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं कि वीपी सिंह सर्वाधिक विवादास्पद राजनीतिज्ञों में शामिल थे। भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव भले ही समाज को बांटने वाला रहा हो, लेकिन उनके ही कार्यकाल में मंडल आयोग की वो सिफारिशें लागू हुई जिन्हें इंदिरा गांधी ने ताक पर रख दिया था। वीपी सिंह ने कुलदीप नैयर से कहा था कि भले ही अपनी एक टांग गंवा दी हो, लेकिन गोल करके ही रहूंगा। 25 सितंबर 1990 को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर ये यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी और राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी। लेकिन मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे नेता इस यात्रा के विरोध में थे। वहीं वीपी सिंह ने आडवाणी को इसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह ने बयान दिया था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा कहकर मुलायम सिंह ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव से कहा था कि मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे ही, क्यों न तुम ही ऐसा कर लो। लालू यादव अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखते हैं कि मैंने वीपी सिंह को 2 बार फोन कर आडवाणी को हिरासत में लेने की सहमति ली। 22 अक्टूबर 1990 को वीपी सिंह ने लालू से सारी तैयारी सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने को कहा, क्योंकि तब तक अखबार छप चुके होते हैं, अगले दिन ज्यादा हंगामा नहीं होगा। 23 अक्टूबर 1990 को रात 2 बजे बिहार के समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट आरके सिंह और आईपीएस अफसर रामेश्वर ओरेन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते हैं। इससे नाराज होकर केंद्र की सरकार से भाजपा ने हाथ खींच लिया। देबाशीष मुखर्जी लिखते हैं कि भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी सिंह इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहें। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने के ही पीएम की कुर्सी पर रहे। कुछ नेता चंद्रशेखर के साथ तो कुछ नेता वीपी सिंह के बगलगीर बन गए। उस वक्त के गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला चंद्रशेखर के साथ खड़े थे, जबकि बिहार के सीएम लालू यादव ने वीपी सिंह का कुनबा चुना था। और इस तरह खत्म हुआ वीपी सिंह का कार्यकाल।
दोस्तों आज के किस्सों के सफर में यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के अगले प्रधानमंत्री की किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।